हाय, वेलकम अगेन इन ग्रोमोर क्लासेस। देखो, इससे पहले वाली क्लास थी जो हमारी क्लास नंबर 9, उसमें हमारा जो लास्ट का था हम देख रहे थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, टाइम ना खराब करते हुए हम जो जहाँ से हमारी पिछली क्लास छूटी थी हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में हम थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव, इनका टाइम पीरियड था 1740 से 1761। ठीक है, और हम बात कर रहे थे पानीपत के युद्ध पर, पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि थर्ड युद्ध। ठीक है, टाइम पीरियड था 1761। एक तरफ थे दुर्रानी शासक अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ थे पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक है, यहाँ तक हमने इससे पहले वाली क्लास में अपना कंप्लीट कर लिया था, बट किसी कारणवश हमारा जो कैमरा था एरर हो गया था और बाकी आगे की वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इस युद्ध में होता क्या है, दुर्रानी शासक अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीतता है और बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में जो मराठा संघ या मराठा सेना, पेशवा सेना जो लड़ रही थी, इसमें मराठों की होती है प्रबल हार होती है किसकी, पेशवाओं की। कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में ऐसा कोई मराठा घर नहीं बचा था जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में लगभग अधिकतर जो मराठा लड़ाके थे वो इसमें मारे गए और मराठा संघ एक तरह से काफ़ी कमज़ोर हो गया। और पानीपत का तृतीय युद्ध ही है जिसमें ये क्लियर हो गया था कि मराठा भारत में अपनी सत्ता का विस्तार और ज़्यादा नहीं कर पाएगी, बिकॉज इस युद्ध में इतनी क्षति हुई थी मराठों को कि लगभग 1761 में ही इस युद्ध के आघात से, इस युद्ध में हार के आघात को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पाते और इनकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के कुछ टाइम पश्चात ही। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु कैसे हुई, पानीपत की तृतीय में हुई हार के आघात के कारण। ठीक है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो मराठा रहते हैं, मराठा शक्ति काफ़ी ज़्यादा इसमें कमज़ोर हो जाती है और इस कमजोरी के कारण, इस आघात के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है 1761 में। अब बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद जो पेशवा बनते हैं वो बनते हैं माधवराव। इनका नाम रहता है माधवराव। इनका टाइम पीरियड रहेगा 1761 टू 1772। ये 4th नंबर के पेशवा हैं। ठीक है, माधवराव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहता है, पानीपत की तृतीय हार में मराठों को जितनी हानि हुई थी, जितना लॉस हुआ था, माधवराव द्वारा उस हानि को पूरा करने का एक बार पुनः प्रयास किया गया। मराठा संघ को एक बार दोबारा नेतृत्व करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और जो पानीपत की हार में हुई हानि को एक बार पुनः पूरा करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, माधवराव। ठीक है, इनके द्वारा किया क्या गया, जो मराठा संघ था उसको नेतृत्व प्रदान किया गया, एकजुट किया गया। दोबारा से जो मराठाओं की जो पद प्रतिष्ठा थी उसको स्थापित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, माधवराव के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा 1761 में दिल्ली के जो निर्वासित जीवन जी रहे थे मुगल सम्राट शाह आलम को पुनः दिल्ली में स्थापित किया गया। किसके द्वारा, माधवराव। टाइम पीरियड 1761 से 72। तो माधवराव के नेतृत्व में एक बार पुनः मराठा को नेतृत्व प्रदान किया। मराठाओं द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध में जो हानि हुई थी उस हानि को एक बार दोबारा से पूरा करने का प्रयास माधवराव द्वारा किया गया। इन्होंने मराठा संघ को एक बार पुनः नेतृत्व प्रदान किया और इन्होंने दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका भी निभाई। किंग मेकर यानी कि जो शाह आलम द्वितीय थे, बिकॉज इस टाइम पीरियड में दिल्ली पर रोहिला सरदारों का
कब्जा था। और जो यहाँ के जो मुगल सम्राट थे शाह आलम, ये निर्वासित जीवन जी रहे थे। तो माधवराव की तरफ से ही शाह आलम को एक बार पुनः गद्दी पर स्थापित करवाया गया था। ठीक है, अब देखो माधवराव की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है 1772 में। इतिहासकारों का कहना है कि मराठों के लिए पानीपत का तृतीय युद्ध इतना आघात देने वाला नहीं था जितना इस भावी पेशवा माधवराव की मृत्यु। तो माधवराव जो एक बार पुणे मराठों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, इनकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है 1772 में। और इसके बाद देखो क्या होगा, माधवराव की मृत्यु के बाद ही मराठा जो राज्य था, जो पेशवा पद था, उसको लेकर मराठा जो संघ थे, मराठा संघ के जो सरदार हुआ करते थे, वो आपस में लड़ने लगेंगे। ठीक है, तो माधवराव के आगे की जो स्टोरी है काफ़ी उलझी हुई है और काफ़ी टिपिकल है, तो उसको हमें आराम से समझते हुए चलना है। तो ये जो आपके माधवराव की मृत्यु के बाद जो पेशवा बने हैं उनका नाम है नारायण राव। नारायण राव मेनली जो रहते हैं ये माधवराव के पुत्र रहते हैं। इनका टाइम पीरियड रहेगा 1772 से 1773। अब देखो होता क्या है, नारायण राव रहते हैं अल्पवयस्क। अब इसी टाइम पीरियड में इनके चाचा होते हैं रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, किसके बाद, माधवराव के बाद, परंतु बन कौन रहे पेशवा, नारायण राव। अब रघुनाथ राव गुस्से में आकर हत्या कर देते हैं नारायण राव की हत्या। किसने, रघुनाथ राव ने। चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी, किस चीज को लेकर, पेशवा पद को लेकर। अब मराठा संघ में एक तरह से दोबारा से क्या हुआ, पुनः इसमें एक बार क्या हुआ, आंतरिक षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। रघुनाथ ने नारायण राव की हत्या कर दी। अब एक महत्वपूर्ण चेहरा उभरकर मराठा संघ में से बाहर आता है, जिनका नाम रहता है नाना फडणवीस। अब जैसे ही रघुनाथ द्वारा नारायण राव की हत्या की जाती है, नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक परिषद का गठन किया जाता है, जिसको बोला जाता है 12 भाई परिषद। 12 भाई परिषद। अब 12 भाई परिषद क्या होता है, ये होता है महत्वपूर्ण मराठा सरदारों का एक तरह से ग्रुप होता है, एक तरह से संघ होता है। जैसे ही रघुनाथ राव पेशवा पद को लेकर आगे बढ़ते हैं, नारायण राव की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस द्वारा रघुनाथ राव को दी जाती है चुनौती, परंतु रघुनाथ राव इनकी चुनौती के सामने स्वयं को असक्षम पाकर भाग जाता है पूना। ठीक है, भाग जाता है पूना और वहां पे जाके मिलता है अंग्रेजों से। तो रघुनाथ राव अभी तक भाग गया है पूना और वहां पे जाके मिला अंग्रेजों से। अब नाना फडणवीस के नेतृत्व में जो 12 भाई परिषद का जो गठन किया गया था, इस 12 भाई परिषद के द्वारा नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र, जिसका नाम था माधवराव नारायण राव, तो 12 भाई परिषद के द्वारा माधवराव नारायण राव को पेशवा पर नियुक्त किया जाता है। किसके बाद, नारायण राव के बाद। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 1773 से 1795। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो रघुनाथ राव थे ये चले गए हैं पूना और वहाँ पर जाकर इन्होंने अंग्रेजों की बॉम्बे परिषद के सामने स्वयं को पेश किया है और उनसे हेल्प मांगी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमें। ठीक है, अब रघुनाथ राव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। रघुनाथ राव इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, नारायण राव की हत्या क्यों की थी, बिकॉज ये स्वयं पेशवा बनना चाह रहे थे और जब 12 भाई परिषद ने इनको चुनौती दी तो ये भाग गए पूना और पूना में अंग्रेजों की बॉम्बे परिषद से इन्होंने एक संधि की जिसको बोला जाता है सूरत की संधि हुई है 1795 में। अब सूरत की संधि में प्रोविजन क्या रहते हैं, रघुनाथ राव बोलेगा कि भैया आप मुझे पेशवा बना दो, बदले में मैं आपको कई सारा भूभाग दूंगा। देने पर राजी हो गया ये अंग्रेजों को।
अंग्रेज बोलते हैं चलो ठीक है, हम आपको पेशवा के लिए आपका समर्थन करेंगे। इनको 2500 सेना की टुकड़ी भी दी गई अंग्रेज़ों द्वारा, और इनको पूरा तरह से हेल्प करने का भी आश्वासन दिया गया बॉम्बे परिषद के द्वारा, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने इनसे क्षेत्र भी प्राप्त कर लिए। अब क्या होता है, अभी तुरंत फिर क्या होता है कि देखो, भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी होती है, एक होती है बॉम्बे, एक मद्रास और एक होती है कलकत्ता। कलकत्ता को हम एज अ हेडक्वार्टर मान सकते हैं, ठीक है। अब रघुनाथ राव जो सूरत की संधि कर रहा है वो बॉम्बे परिषद से कर रहा है, परंतु जो कलकत्ता परिषद होती है जो एज अ हेडक्वार्टर वर्क करती रहती है उस टाइम पर, ये बॉम्बे परिषद द्वारा रघुनाथ राव और बॉम्बे परिषद के मध्य हुई सूरत की संधि का विरोध करते हैं और सूरत की संधि को कर देते हैं समाप्त, ठीक है। अब सूरत की संधि को समाप्त करके कलकत्ता परिषद रघुनाथ राव से एक न्यू संधि करते हैं जिसको बोला जाता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, इसका टाइम पीरियड है 1776। अब पुरंदर की संधि में क्या होता है, इसमें जो रघुनाथ राव होते हैं, रघुनाथ राव को एज अ पेंशनर बनाया गया। ये बोलते हैं मराठा सरदारों यानी कि नाना फडणवीस को कि आप रघुनाथ राव को पेंशन दे दो, ठंडा बैठ जाएगा, ठीक है, और हम भी इसकी हेल्प नहीं करेंगे और हम और आप एज अ मित्रता पूर्वक बिहेवियर करेंगे। ये अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेजों की कलकत्ता परिषद बोलते हैं नाना फडणवीस से। नाना फडणवीस भी मान जाते हैं, चलो ठीक है, रघुनाथ राव को हम पेंशन दे देंगे और हम क्या करेंगे, मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। तो पुरंदर की संधि, रघुनाथ राव को पेंशनर बना दिया अंग्रेजों और जो मराठा संघ थे यानी कि नेतृत्वकर्ता नाना फडणवीस, ये एक दूसरे के सहयोग करने के लिए समर्थन करते हैं एक दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ से जो रघुनाथ राव थे इनको एक तरह से पेंशन देकर ठंडा कर दिया जाता है, परंतु एक घटना घटित होती है इसी टाइम पीरियड में, लगभग 1717 में। 1717 में होता क्या है, नाना फडणवीस द्वारा फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक पतन यानी कि बंदरगाह प्रोवाइड किया जाता है। किसको, फ्रांसीसियों को। अब जैसे ही नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह प्रोवाइड किया, अंग्रेजों ने इसे पुरंदर की संधि का क्या माना, अपमान माना। बिकॉज पुरंदर की संधि में नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच एज अ मित्रता स्थापित करने की बात कही गई थी। अब अंग्रेजों को लगा कि नाना फडणवीस इनको सहयोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये फ्रांसीसियों की हेल्प कर रहे हैं। अब इस कारण क्या होगा, अंग्रेजों और मराठा संघ के बीच होगा युद्ध, जिसको बोला गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसका टाइम पीरियड रहेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का 1775 से 1700। इस युद्ध के कारण क्या थे, कारण हमने देख लिया, रघुनाथ राव द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई सूरत की संधि, उसके बाद पुरंदर की संधि, फिर नाना फडणवीस द्वारा फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह देना जिससे अंग्रेज क्रोधित हो जाते हैं और इसको पुरंदर की संधि का अपमान मानते हैं। तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है, कारण हमारा क्लियर है, युद्ध प्रारंभ होता है। और युद्ध में क्या होता है कि इसमें होती है अंग्रेजों की और मराठों की एक तरह से अनिर्णायक युद्ध रहता है। इसमें दोनों इस स्थिति में नहीं थे कि युद्ध को बराबर हम आगे जारी रख पाए, दोनों सेनाएं आपस में लड़ती हैं। इस तरफ मराठा की तरफ से जो मेन चेहरा रहते हैं वो रहते हैं महादजी सिंधिया और समस्त मराठा संघ। दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से रहते हैं इसमें वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब इस युद्ध में दोनों बराबरी पर रहते हैं और इन दोनों को ही लगता है कि युद्ध आगे ना करके, बिकॉज अंग्रेज इस टाइम पर हमें पता है मैसूर के साथ भी लड़ रहे थे और एक साथ अंग्रेजों के लिए 2 मोर्चों पर लड़ना काफ़ी
हानि जैसा था। ठीक है, तो ये निरंतर ना मैसूर से प्रॉपर लड़ पा रहे हैं अंग्रेज, ना मराठों से। तो अब अंग्रेज क्या करेंगे, बड़ी ही चालाकी से एक संधि करेंगे, किससे, मराठों से, जिसको बोला गया है सालबाई की संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या रहा, सालबाई की संधि। मराठा की तरफ से महादजी सिंधिया प्रमुख चेहरा थे और अंग्रेजों की तरफ से वारेन हेस्टिंग। अब सालबाई की संधि जो की गई है वो की गई है 1782। ठीक है, 1782 इन दोनों के मध्य हुई है। सालबाई की संधि में प्रावधान किया गया कि चलो भाई ठीक है, हम आपस में 20 सालों तक शांति बनाकर रखेंगे। ठीक है, बनाकर रखेंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। यहां तक भी क्लियर है। अंग्रेजों ने बोला ठीक है, हम रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेंगे। चलो यहां तक भी ठीक है। तीसरा प्रोविजन क्या रहा, इसमें जो माधवराव थे, माधवराव नारायण राव, बिकॉज ये पेशवा बने थे नारायण राव की मृत्यु के बाद, तो माधवराव नारायण राव को एज अ पेशवा स्वीकार कर लिया, किसने, अंग्रेजों ने। तो सालबाई की संधि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज इसमें जो ये वाला प्रोविज़न है 20 सालों तक शांति बनाकर रखेंगे मराठा और अंग्रेज, ये प्रोविज़न हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लगभग 1782 से लगभग 1799 तक अंग्रेज लोग किसके साथ युद्ध लड़ रहे थे, मैसूर के साथ। सालबाई की संधि के माध्यम से मराठों को एक तरह से ठंडा कर दिया गया। ठीक है, और ये चीज़ थोपी गई कि हम शांति बनाकर रखेंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। अब अंग्रेज इस टाइम पे बिल्कुल निश्चिंत थे कि मराठों की तरफ से हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं होने वाला है और हम इस टाइम पीरियड का यूज़ ओनली ऑन जो फोकस करेंगे वो मैसूर को समाप्त करने पर करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है जैसे ही 1799 में मैसूर की विजय की जाती है अंग्रेजों द्वारा, मैसूर को निपटाने के बाद अंग्रेजों का जो सेकंड टारगेट रहेगा वो मराठा रहेंगे। और इसी कारणवश जो रहता है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो जाएगा मैसूर के विलय के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, कारण क्या थे, रघुनाथ राव द्वारा किया गया विद्रोह, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, नाना फडणवीस द्वारा फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह देना। ठीक है, इस युद्ध के कारण मराठा और अंग्रेज आमने सामने आते हैं, एक युद्ध होता है, परंतु दोनों इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि हम युद्ध को प्रॉपर जारी रख पाए। एक संधि होती है 1782 में सालबाई की संधि, इसके जो प्रोविज़न है वो हमने लिख लिए। अब इस संधि के माध्यम से युद्ध हो जाता है समाप्त। ठीक है, और रघुनाथ राव भी यहाँ पर ठंडे बैठ जाते हैं अभी। तो यहाँ तक क्लियर है हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हमने कंप्लीट देख लिया है। अब देखो रहता कौन है यहाँ पे, माधवराव नारायण राव 1773 से 1795 तक एज अ पेशवा पद पर नियुक्त रहते हैं और उनको जो नेतृत्व प्रदान कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं नाना फडणवीस। 1795 में माधवराव नारायण राव की मृत्यु के बाद जो पेशवा बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं बाजीराव द्वितीय। ठीक है, और बाजीराव द्वितीय का जो एज अ पेशवा जो टाइम पीरियड है वो 1795 से 1818 तक है। यहाँ तक भी हमें क्लियर है। अब होता क्या है इस टाइम में, नाना फडणवीस की हो जाती है मृत्यु, डेथ, इनकी मृत्यु होती है सन 1700 में। अब नाना फडणवीस चूंकि समस्त मराठा संघ को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, माधवराव नारायण राव अल्पवयस्क था, वो भी नाना फडणवीस के नेतृत्व में ही काम कर रहा था और नाना फडणवीस अच्छी तरह से मराठा प्रशासन, मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे थे। परंतु जैसे ही फडणवीस की मृत्यु हुई, बाजीराव द्वितीय स्वतंत्र हो गया एक तरह से, बिकॉज जब 5 साल तक जो इसका पीरियड था 1700 तक, वो नाना फडणवीस के अंडर ही बाजीराव द्वितीय ने कार्य किया था। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय स्वयं को स्वतंत्र करना चाहता था और जो अन्य मराठा सरदार था सबको अपनी तरफ आकर्षित करने में कौन लग जाता है, बाजीराव द्वितीय, बिकॉज कि मुझे एज अ पेशवा के रूप में सभी मराठा सरदारों द्वारा मान्यता मिले। अब गुटबंदी प्रारंभ हो जाएगी। अब बाजीराव द्वितीय क्या करेंगे, बाजीराव द्वितीय देखो मराठा संघ,
मराठा संघ को एक बार हम समझ लेते हैं। मराठा संघ का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है बाजीराव प्रथम के टाइम पे। बिकॉज बाजीराव प्रथम के टाइम पे जो मराठा राज्य था दूर दूर तक भारतीय राज्यों में स्थापित हो चुका था अधिकतर, ठीक है। अब उन राज्यों को ओनली पेशवा के माध्यम से नियंत्रित करना काफ़ी कठिन हो रहा था। तो इस कारण पेशवाओं ने या मराठा साम्राज्य ने कुछ छोटे छोटे पार्ट बनाए, जैसे कि नागपुर हो गया, नागपुर, सतारा, पूना, इंदौर, बड़ौदा। तो ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में मराठा संघ की स्थापना की गई और सबको एक छोटा छोटा एरिया दिया गया कि आप यहाँ पे मराठा साम्राज्य के नाम से अपना राजपाट करो, ठीक है। जैसे कि नागपुर से थे आपके भोसले, सतारा से थे गायकवाड़, सतारा से छत्रपति, पूना देखते थे पेशवा, इंदौर में बैठे हुए थे होलकर। या टाइटल है, इस टाइटल के नाम से ये लोग इस एरिया पे रूल कर रहे हैं मराठा सल्तनत के अंदर या मराठा साम्राज्य के अंडर, ठीक है। और बड़ौदा के थे गायकवाड़, ठीक है। एक प्रमुख रहते हैं सिंधिया भी, ठीक है। तो ये कुछ मराठा संघ थे। मराठा संघ का प्रारंभ बाजीराव प्रथम के टाइम। मराठा संघ की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि मराठा साम्राज्य तो भारत के एक बड़े भूभाग पर फैल गया था, उसको व्यवस्थित करने के लिए तो एक मराठा संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है मराठा संघ क्या था और कहाँ पे कौन स्थापित था वो हमें मालूम चल गया है। अब होता क्या है, बाजीराव द्वितीय जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद स्वतंत्र होते हैं, ये अपने आप को एज अ स्वतंत्र पेशवा के रूप में दिखाने के लिए मराठा सरदारों के बीच झगड़े लगवाते हैं। अब इसमें दो मराठा सरदार महत्वपूर्ण रहेंगे हमारे लिए। एक तो रहते हैं जसवंत राव होलकर, एक रहते हैं दौलत राव सिंधिया। ठीक है। अब बाजीराव द्वितीय क्या रहते हैं, ये बाजीराव द्वितीय दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की कर देते हैं हत्या, ठीक है। बाजीराव द्वितीय और यहाँ पर जसवंत राव होलकर मिलकर दौलत राव सिंधिया के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर देते हैं। अब होलकर इससे हो जाता है क्रोधित। होलकर क्या करता है, जसवंत राव होलकर पूना पर अटैक करता है, पूना पर आक्रमण। यह 1801 की बात है। अब पेशवा क्या रहता है, पेशवा भागकर चला जाता है डर के मारे, बिकॉज जो इस टाइम पे होलकर हैं काफ़ी पावर में थे और पेशवा पद काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। अब होलकर क्या करता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया को पराजित करता है और पूना पर कब्जा स्थापित कर लेता है। अब सेम वही कंडीशन होती है। देखो बहुत से मामलों में अंग्रेजों ने हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर स्वयं नहीं किया है। कई ऐसे मौके भी रहे हैं, कई ऐसे फेज भी आए हैं जब भारतीय राज्य खुद अंग्रेजों के पास सहायता मांगने के लिए गए हैं और इस स्थिति में अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं का भरपूर फायदा उठाया है। भरपूर फायदा उठाया है। जैसे कि हमने देखा था रघुनाथ राव स्वयं अंग्रेजों के पास गए थे और अंग्रेजों से मिलीभगत कर रहे थे पेशवा पद पर स्थापित होने के लिए, और इसी कारणवश प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अब जब होलकर पूना पर कब्जा कर लेते हैं, अब पेशवा कमजोर रहते हैं, पेशवा पहुंच जाते हैं अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को अच्छा मौका लगता है कि ये तो साक्षात खुद पेशवा हमारे पास चल के आए हैं, तो बताओ क्या किया जाए, ठीक है। अब पेशवा खुद जा रहे हैं अंग्रेजों के पास हेल्प मांगने के लिए। क्यों हेल्प मांगने के लिए? बिकॉज होलकर ने कब्जा कर लिया है पूना पे।
अब पेशवा कमजोर रहते हैं, होलकर का सामना नहीं कर पाते हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है मराठा संघ और पेशवा आपस में ही लड़ रहे हैं। अब जब पेशवा अंग्रेजों के पास गए, अंग्रेज भी बड़े चालाक थे, इन्होंने बसीन की संधि की। किसके साथ? पेशवा के साथ। इस टाइम पे वेलेस्ली थे। जो बसीन की संधि में जो दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, एक तरफ थे वेलेस्ली, दूसरी तरफ थे आपके पेशवा। पेशवा यानी कि बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि में क्या बोला जाता है? पेशवा बोलता है भैया आप मुझे पुणे दिलवा दो वापस, जहाँ पे होलकर ने कब्जा कर लिया है। अंग्रेज बोलते हैं ऐसे कैसे दिलवा दें, तुम्हें हमारी भी शर्त माननी पड़ेगी। पेशवा बोलते हैं बताओ क्या शर्त है आपकी। अंग्रेज बोलते हैं तो भैया आपको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ेगी। सहायक संधि। पेशवा बोल देते हैं हाँ ठीक है। तो इस तरह मराठा सरदार स्वयं पेशवा बसीन की संधि के माध्यम से सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। कब? बसीन की संधि हुई 1802 में। बसीन सहायक संधि क्या है, हम अभी इसके बाद सीख बचा है और लगभग 2-3 क्लासों में सहायक संधि को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सहायक संधि आप अभी ओनली ये मान के चलो कि सहायक संधि एक प्रकार की ऐसी संधि है जिसके माध्यम से जो भी देसी राज्य होंगे उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट वे में अंग्रेजों के अधीन आ जाएंगे। तो सहायक संधि उस प्रकार की संधि है। ठीक है। अब इस तरह जो प्रथम मराठा जिसने सहायक संधि स्वीकार की वो रहते हैं आपके पेशवा यानी कि बाजीराव द्वितीय। तो यहां तक भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद होता क्या है, अब चूंकि बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली बिना किसी अदर मराठा सरदार से पूछे, वो तो विरोध करेंगे। 1803 में अंग्रेजों ने अपने वादे पे कायम होते हुए होलकर से पूना वापस लेकर बाजीराव द्वितीय को पूना में स्थापित कर दिया और सहायक संधि थोपी दी गई उसके ऊपर। अब होता क्या है, अन्य मराठा सरदार इसका विरोध करते हैं, जैसे कि भोसले, सिंधिया। अंग्रेज क्या करेंगे, अब इन लोगों के साथ युद्ध करेंगे। बिकॉज जब पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर लिया तो तुम कौन होते हो? सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पद तो पेशवा का था। अब भोसले से देवगांव की संधि की जाती है, सिंधिया से सूजी अर्जुन गांव में संधि की जाती है और इन दोनों संधियों के माध्यम से इन दोनों पर भी सहायक संधि थोप दी जाती है। तो इस तरह आपका सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध भी हमारा हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर हमने देखा कैसे 1802 में बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास गया और बसीन की संधि के माध्यम से सहायक संधि स्वीकार करी। अन्य मराठा सरदारों ने बाजीराव द्वितीय की इस संधि का विरोध किया और अंग्रेजों ने फिर अलग अलग मराठा सरदारों से अलग अलग टाइम पर एक युद्ध किए और उन पर भी सहायक संधि थोपी गई। जैसे कि आपका भोसलों के साथ 1803 में संधि की गई थी, इसी तरह सिंधिया के साथ भी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद हमारा लगभग एक आंग्ल मराठा युद्ध और रह गया है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसको हम अगले लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।